हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं एक्चुअली में क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, जो भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, अभिकर्मक से उत्पाद बनते हैं, तो वो किसी न किसी नियम को फॉलोअप करता है। और वो नियम क्या होते हैं? 5 जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित है। इसमें मैंने 2 नियम के बारे में बताया, एक कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण जिसको हम कहते हैं। सेकंड मैंने जो बताया वो था फिक्स्ड रेशियो, स्थिर अनुपात का नियम। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बता रहा हूँ गुणित अनुपात का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो। तो ये जो गुणित अनुपात का नियम है, इस नियम को किसने दिया था और कब दिया था? तो इस नियम को जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। तो एक्चुअली इस नियम में क्या बोला गया, यहाँ पे वर्ड है गुणित अनुपात, मल्टीपल रेशियो। मतलब जब 2 तत्व आपस में मिल करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उन यौगिकों में उन तत्वों के मास का जो अनुपात है वो हमेशा गुणित अनुपात में ही रहता है या सरल अनुपात में ही रहता है। कैसे रहता है आगे मैं एग्जांपल में क्लियर करूंगा। इसका डेफिनेशन जो इस लॉ में दिया गया है इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं तब 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। तब एक तत्व का भिन्न भिन्न भार क्या होता है, दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, जो हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। अब ये जो डेफिनेशन है इस लॉ का, इस डेफिनेशन को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तो हम सबसे पहले लेते हैं सल्फ़र और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल, नेक्स्ट अपन लेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो बात करते हैं कि सल्फ़र और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तब यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा या फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा। यानी सल्फ़र और ऑक्सीजन के मिलने से 2 तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन के मिलने से जो कंपाउंड बनेंगे उसमें हम देखते हैं इन दोनों का मास क्या है, द्रव्यमान क्या है। तो सल्फ़र का मास यहाँ पे कितना है, 32 है, और ऑक्सीजन का मास हमें पता है 16 होता है। चूँकि यहाँ पे एटम इसके कितने हैं, टोटल 2 हैं, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इसका टोटल 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फ़र का मास है 32 और O2 का मास 32 है। अब हम बात करते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड पे। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में सल्फ़र का मास कितना है, तो 32 है, और ऑक्सीजन का मास कितना है, तो 48 है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो एटम है वो कितने हैं, टोटल 3 हैं। तो 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि एक का जो निश्चित द्रव्यमान है, ठीक है, वो क्या करेगा, दूसरे के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग करेगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक तत्व का भिन्न भिन्न जो द्रव्यमान है वो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। तो सल्फ़र का जो द्रव्यमान है यहाँ पे निश्चित है 32 दोनों में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, एक में 32 और एक में 48 है। तो 32 और 48 ये दोनों जो हैं ऑक्सीजन के जो मास है ये सरल अनुपात में है 2:3 में, जबकि सल्फ़र का जो मास है वो फिक्स है। तो इसी चीज़ को इस नियम में बोला गया कि जब 2 तत्व मिल करके आपस में मिल करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में तत्वों के मास का जो अनुपात होगा
वो सरल अनुपात में होता है। ठीक है, यहाँ पे एस और ओ का मैंने एग्जांपल दिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न जो भार है, ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भार है, वो सल्फर के निश्चित भार से संयोग करता है और ये किस में रहता है? सरल अनुपात में रहता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन सल्फर के निश्चित भार से, उसके द्रव्यमान से संयोग करता है और जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में होता है। इसको और भी ज़्यादा हम क्लियर करें तो एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो बनते हैं, इसमें हमें पता है कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो 14 का जस्ट डबल हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 28:16 यहाँ पे हो रहा है इसका मास। इसका मास होगा नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे क्या होगा? N2 का मास 28, O3 का मान 48, N2 का मास 28, ऑक्सीजन का मास 64। यहाँ पे N2 का मास 28 और O5 का मान 80 हो गया। ठीक है, इसमें 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का मास 14 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। ये स्टैंडर्ड हम लोग को पता है। अब यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन डबल है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे 1 3 4 5 इस तरह से हैं। हम क्या करेंगे? इसको छोड़ करके, चूँकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल एटम फॉर्म में है, हम क्या करेंगे? बाकी को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 का 14 और 16 का 8। यहाँ पे 28 का 14, 48 का 24, 28 का 14, 64 का 32, 28 का 14 और 80 का 14। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो मास है यहाँ पे वो स्थिर है। ठीक है, निश्चित है, लेकिन जो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न भार है। लेकिन ये सभी भार जितने भी जो नाइट्रोजन के एक निश्चित भार से संयोग किए हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ एक सरल अनुपात में हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 16 24 32 40, यानी 8 का जस्ट क्या है? वो टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से जब दो एलिमेंट्स आपस में मिल करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंपाउंड में एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करते हैं, लेकिन जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान हैं वे सभी आपस में सरल अनुपात में रहते हैं। क्लियर है? तो इस लॉ को किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, जिसमें मैंने कहा कि कोई भी रिएक्शन हो, सारे रिएक्शन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम को फॉलो करते हैं। हमने देखा यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो भी इस रूल्स से बनता है। कोई भी प्रोडक्ट जो 5 नियम हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं बन सकता। कोई भी रिएक्शन उससे अलग काम नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं फॉलो अप करेगा ही, उस रूल्स को तोड़ नहीं सकता। तो इस लॉ को किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात क्लियर है कि यहाँ पे 8 16 24 32 40, यहाँ पे देखो 32 48, यानी कि एक का जो मास है वो स्थिर है लेकिन दूसरे का क्या है? गुणित अनुपात में है, सरल अनुपात में है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं एक और छोटा चीज़ बता देता हूँ, मॉडर्न व्यूज़ क्या हैं, आधुनिक अनुसंधान। तो ये जो रूल्स है, ये जो लॉ है, इस लॉ में जो बोला गया कि एक का निश्चित मास और दूसरे का भिन्न भिन्न मास जो बोला गया, ये
तभी सत्य हो सकता है, तभी फॉलो अप हो सकता है जब एक ही प्रकार के तत्व यहाँ पे यूज़ होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक वर्ड जानते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक जिसको हम कहते हैं। तो जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स अलग अलग मिलते हैं, C12, C14, ऐसे बहुत सारे उसके रूप हैं। हम कार्बन पढ़ते हैं लेकिन कार्बन के कई प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों को हम कहते हैं उनके आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स यानी समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे एक ही प्रकार के आइसोटोप्स यूज़ होंगे तभी ये नियम सही होगा। अगर अलग अलग आइसोटोप्स यूज़ होंगे तो नियम सही नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कार्बन 612, कार्बन 614, अब CO2 बनता है, जैसे हम जानते हैं CO2। अब यहाँ पे एक ही प्रकार का अगर कार्बन यूज़ होगा तब तो ये लॉ जो है फॉलो अप होगा, लेकिन एक CO2 में ये वाला कार्बन तो इसका मास तो 12 हो गया, और दूसरे CO2 में ये वाला कार्बन जिसका मास है 14, तो एक में कार्बन का मास 12 और दूसरे में कार्बन का मास 14। तो यहाँ पे क्या इस तत्व का मास स्थिर है, फिक्स है? नहीं, बल्कि ये एक में 12 है और एक में 14 है। तो इसी तरह से ये जो लॉ है तभी फॉलो अप हो सकता है जब किसी भी तत्व के एक ही प्रकार के जो आइसोटोप हैं, समस्थानिक हैं, वो यूज़ होंगे तभी ये फॉलो अप होगा, अदरवाइज फॉलो अप नहीं होगा। सेकेंड ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक जिसको हम कहते हैं, उनके वो भी इस लॉ को फॉलो अप नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि CH4, C3H8। तो ये सब के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह के बारे में आगे वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें आप लोग को बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया वीडियो बनेगा उस पर और बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा और उस पर नोट्स बनाइएगा। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है इसलिए ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। और बहुत ज़्यादा फास्ट में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, तो आप लोग वीडियो देखिए, कंटिन्यू देखिए, सारे वीडियोस देखिए। बहुत सारे वीडियोस में पूरे केमिस्ट्री को कवर करना है मुझे, पूरे केमिस्ट्री में कवर करूँगा। अगर कंटिन्यू आप वीडियो देखते हैं तो केमिस्ट्री जितना स्ट्रॉन्ग मेरा है उतना स्ट्रॉन्ग आपका भी हो जाएगा। तो बच्चों, पढ़ाई अच्छे से करना है, डट के पढ़ाई करनी है, नोट्स बनानी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रैक्टिस के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जब भी वीडियो को देखना है आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़रूरी है, ताकि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंचा सकें। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट्स होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग किस तरह का और भी टॉपिक आप लोग चाहते हैं समझना या किस तरह से समझना चाहते हैं, मेरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप सबको गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।